इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, लोक वित्त के अंतर्गत कराघात और करापात के बारे में। तो कराघात किसे कहते हैं और करापात किसे कहते हैं, इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है लोक वित्त, जो कि अर्थशास्त्र का पांचवा विभाग है, पांचवा डिपार्टमेंट है। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कराघात, या इसी को कहते हैं कर का दबाव, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं करापात या कर का भार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स। तो दोनों जो हमारे टॉपिक हैं यह पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत के हैं। तो पब्लिक जो फाइनेंस है या लोक वित्त है, या जिसको लोक राजस्व भी कहते हैं, यह अर्थशास्त्र का पांचवा विभाग है। तो अर्थशास्त्र के अन्य विभागों को भी जान लेते हैं कराघात और करापात को जानने से पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के विभाग। तो अर्थशास्त्र का जो पहला विभाग है वह है उपभोग, इसे इंग्लिश में कहेंगे कंजम्पशन। दूसरा विभाग है उत्पादन, प्रोडक्शन। तीसरा विभाग है विनिमय या एक्सचेंज। फोर्थ डिपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनल फिफ्थ लोक वित्त या लोक राजस्व, जिसे कि पब्लिक फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वह लोक वित्त या लोक राजस्व का भाग है। तो बात कर रहे हैं हम कराघात की, कि कराघात की इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स, कराघात क्या होता है। तो डेफिनेशन, सरकार द्वारा लगाए गए जिस कर का दबाव या भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, तथा वही स्वयं उसका भुगतान करता है, कराघात कहलाता है। डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रही है कि सरकार द्वारा लगाए गए वे कर या उस कर को, कि जिस कर को जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, तो उसका जो प्रभाव, टैक्स का जो प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, इम्पैक्ट जो उस पर पड़ता है, उसे कराघात कहते हैं। ये इसको कहते हैं कर का आघात। कि जब किसी व्यक्ति पर टैक्स लगेगा तो हर कोई चाहता है कि मैं टैक्स कम से कम दूं या ना दूं, क्योंकि टैक्स से क्या होता है कि कुछ भाग व्यक्ति का आमदनी से कटकर सरकार को चला जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया कर का आघात उसको लगता है। तो कराघात में होता क्या है कि जिस व्यक्ति पर सरकार टैक्स लगाती है उसी को, उसको सरकार का या सरकार को भुगतान करना पड़ता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है। और साथ ही क्या है, वह इस भुगतान को टाल भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर टैक्स लग गया 10 रुपए का और उसने क्या कर दिया कि 5 रुपए दे दे और 5 रुपए नहीं दिए, ये किसी अन्य व्यक्ति को आगे फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं होगा। 10 रुपए लगे हैं तो 10 रुपए उसे पेड करने हैं। तो कौन से टैक्स से कराघात लगता है, मतलब कौन सा टैक्स का वह प्रकार है कि जिससे कि कराघात उत्पन्न होता है। उन टैक्सों में है जैसे इनकम टैक्स, आय कर, इसी में आता है संपत्ति कर, समितियों पे लगने वाला कर और निगम कर। ये जो कर हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। और प्रत्यक्ष करों से ही क्या होता है, कराघात उत्पन्न होता है, कर का आघात लगता है। तो जैसे आयकर है, तो आयकर जिस व्यक्ति के नाम पर आएगा, क्योंकि आयकर उसी व्यक्ति को देना पड़ता है कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है, सरकार के नियम अनुसार, टैक्स स्लैब के अनुसार, तो उसको देना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति के नाम पे आएगा, माना बात मेरा नाम है विनोद मियाँ, तो विनोद मियाँ के नाम से आता है तो विनोद मियाँ ही उसको पेड करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे नाम पे आ गया 20,000 रुपए का टैक्स, ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं भुगतान करूंगा, नहीं करूंगा
तो इसके पीछे दंड का प्रावधान भी है, जेल भी हो सकती है और पैसा भी पेनल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आयकर जो है यह जब किसी व्यक्ति पे लगता है तो उस व्यक्ति पे उत्पन्न हो जाएगा कराघात, क्योंकि टैक्स देगा तो पैसा सरकार को जाएगा तो बुरा लगेगा, इसलिए कहा गया कर का आघात। इसी प्रकार संपत्ति कर, व्यक्ति के पास जो संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति है और उसकी वैल्यू निकाली जाए, इसको यदि वो बेचता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। अब संपत्ति किसके नाम पे है तो उसी को टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के खाते में। तो इसी प्रकार से और भी है, समितियों पे लगने वाले टैक्स हैं, निगम कर हैं, जो कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं या किसी संस्थान के मालिक हैं, उन पे लगने वाला जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। और डायरेक्ट टैक्स ही अर्थात प्रत्यक्ष कर ही जो है वह कराघात उत्पन्न करता है। तो इस यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि कराघात किसे कहते हैं। तो कराघात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा लगाए गए जिस कर का दबाव या भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है तथा वही स्वयं उसका भुगतान भी करता है। जिस पे लगाया जाता है टैक्स वही उसका भुगतान भी करता है। तो इस स्थिति को कहते हैं कराघात। और कराघात हमेशा प्रत्यक्ष कर से ही लगता है और ये प्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसका उल्टा करापात, या इसी को कहते हैं कर का भार, या इसी को कहते हैं कर का आपतन। कर का आपतन बोलो, चाहे कर का भार बोलो, चाहे करापात बोलो, इंग्लिश बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स, इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स। तो जो इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स है करापात, इसका उल्टा है कराघात का, और कराघात का उल्टा होगा करापात। तो करापात क्या होता है, ये इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होगी, सरकार द्वारा लगाए गए जिस कर का भार या आपतन अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अब यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति आ गए, पहले में आ रहा था सिंगल व्यक्ति, जिस पे लगेगा वही पेड करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए जिस कर का भार या आपतन अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे करापात कहते हैं। ओके, तो करापात किस कर के कारण उत्पन्न होता है, करापात हमेशा जो होता है वह अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, उसी का दूसरा नाम है परोक्ष कर के कारण उत्पन्न होता है। अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स के कारण ही करापात की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रकार का टैक्स का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जीएसटी है, भारत में जो वस्तुओं और सेवाओं पे वर्तमान में जो टैक्स प्रणाली है, जो टैक्स लगाया जा रहा है वो जीएसटी लगाया जा रहा है। जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्पाद और सेवा कर। तो ये जो कर है यह परोक्ष कर की श्रेणी में आता है, यह परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अब देखिए कि ये अलग अलग व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव डालता है और किस प्रकार से जिस व्यक्ति पर वह लगता है वह दूसरे व्यक्ति से उसको वसूल कर लेता है। लगता मुझ पर है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे व्यक्ति से वसूल कर लेता हूं। तो कौन सा तरीका है उसके पास, कौन सी ऐसी की उसके पास है, कौन सा जादुई खेल उसके पास है कि टैक्स तो उस पर लगता है लेकिन वो दूसरे से उसको उठा लेता है। ओके, तो इसको देखिए कैसे करता है। जैसे कोई उत्पादक है, उसने टी शर्ट बनाई, कोई प्रोड्यूसर है उसने टी शर्ट बनाई, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा टी शर्ट। वो टी शर्ट बनी 100 रुपए की, कितने की बनी, 100 रुपए की। तो उसको 100 रुपए में बेचेगा, ठीक है। उत्पादक है चाहे वो दुकानदार है, कुल मिलाकर विक्रेता होना चाहिए। उत्पादक का काम भी क्या है, बेचना ही है, और दुकानदार का काम भी बेचना ही है, वो दुकानदार तक ही पहुंचेगा। ओके, तो टी शर्ट है 100 रुपया की। ओके जी, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। टी शर्ट 100 रुपये की है, उसने बेचना है 100 रुपये में। सरकार क्या करती है, 18 रुपया उस पर टैक्स लगा देती है। अब टी शर्ट कितनी की हो जाएगी, 118 रुपये की हो जाएगी। तो 100 और 18 कुल मिला के कितना हो गया, 118 हो गया। तो अब देखिए, अब जो ये 18 रुपये सरकार ने टैक्स लगाया, अब क्या होगा,
लगाया तो किस पे था? उत्पादक पे लगाया था कि जिसकी टी शर्ट है, तो वो 18 रुपया जो अतिरिक्त उस पर टैक्स लगा है, अब वो किससे वसूल करेगा इसको? अब वो टी शर्ट 100 रुपये में नहीं बेचेगा, उसमें 18 रुपये जोड़ेगा और टी शर्ट बेच देगा 118 रुपये में। तो भुगतान 18 रुपये का भुगतान अतिरिक्त किसने किया? जिसने टी शर्ट को खरीदा, जिसने टी शर्ट को खरीदा। और खरीदने वाला कौन हो सकता है? आप और हम ही हो सकते हैं। कंज्यूमर है खरीदने वाला, क्रेता है। तो विक्रेता ने क्या किया कि 18 रुपये की जो वृद्धि टैक्स के कारण हुई थी, वो टैक्स उसने कहां शिफ्ट कर दिया? उसने वह ग्राहक से वसूल कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो परोक्ष कर होता है या ये जो करापात है, इसके अंतर्गत कर लगता है किसी पर और उसका भुगतान करता है कोई और। तो वस्तु तो 100 रुपीज की है, लेकिन टैक्स लगा 18 रुपया। 18 रुपये लगा दुकानदार के प्रोडक्ट टी शर्ट पे, लेकिन उसने वसूल कर दिया किससे? जिसको उसने टी शर्ट भेजी या जिसने टी शर्ट खरीदी। तो इस प्रकार से एक करापात होता है। तो करापात के अंतर्गत क्या होता है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जिस पर कर लगाती है सरकार, वो क्या करता है कि उसका कुछ भाग दूसरे पर हस्तांतरित कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, उसकी राशि उससे वसूल कर लेता है। तो दुकानदार जितना भी जीएसटी बिल पेड हो रहा है, जितना भी जीएसटी लिया जा रहा है, वो किससे लिया जाता है? दुकानदार, ये जो प्रोड्यूसर हैं, वो किससे करते हैं? वो उपभोक्ताओं से उसको वसूल करते हैं। लगता उन पे है, लगता वो दुकानदारों पे है, ये जो उत्पादक है उन पे लगता है, लेकिन वसूल किससे करते हैं? हमसे, उपभोक्ताओं से। और जमा कौन करेगा सरकार को? हम थोड़ी जमा करेंगे। जमा जो करेगा वो दुकानदार या उत्पादक ही सरकार को जीएसटी रिटर्न करेगा, वापस करेगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कर विवर्तन के बारे में जानते हैं। कर की जो हम शिफ्टिंग कह रहे हैं, अब आता है कि कर विवर्तन के प्रकार, काइंड्स ऑफ टैक्स शिफ्टिंग। कि जो टैक्स शिफ्ट हो रहा है एक व्यक्ति से कुछ भाग हटाकर दूसरे पे शिफ्ट किया जा रहा है, उससे उठाया जा रहा है, उससे लिया जा रहा है, जैसे हमने अभी जीएसटी के उदाहरण के अंतर्गत बताया। तो कर विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक है अग्रगामी विवर्तन, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और दूसरा है सेकंड पश्चगामी विवर्तन या बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो कर का विवर्तन कैसे हो सकता है? एक तो आगे की ओर हो सकता है अग्रगामी, और एक उसके उल्टा होगा पश्चिम, पीछे की तरफ। इस प्रकार से ये जो कर विवर्तन हो गया, दो प्रकार का हो गया। अग्रगामी विवर्तन अर्थात ये आगे की ओर क्या करेगा? विवर्तन करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और पश्चिमगामी में टैक्स यदि लगता है तो पीछे की तरफ जाएगा, उल्टा जाएगा, ठीक है। तो अग्रगामी का उल्टा पश्चिमगामी, पश्चिमगामी का उल्टा अग्रगामी। तो अग्रगामी विवर्तन कब होता है? अग्रगामी विवर्तन कब होता है या अग्रगामी विवर्तन किसे कहते हैं? इसका उदाहरण है कि माना कि किसी वस्तु पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये जो 18 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगा, ये लगा, तो ये 18 रुपया दुकानदार ने या उत्पादक ने किससे वसूल कर लिए? ये जिसने टी शर्ट खरीदी, तो उसने इसको आगे की 18 रुपये आगे की तरफ बढ़ा दिया, अग्रगामी, ठीक है, आगे वाले से वसूल कर लिया। तो यही कहलाएगा अग्रगामी विवर्तन, कि जब कर की राशि क्या होती है, अगले व्यक्ति पर टाल दी जाती है या आगे वाले से वसूल कर दी जाती है। मतलब जो उसके आगे ग्राहक है, जो खड़ा है, उसे वसूल करना है, किसने? दुकानदार ने। दूसरा आता है पश्चगामी। अब पश्चगामी में क्या होगा? पश्चगामी इसका ठीक उल्टा होगा कि कर की जो राशि है अब उपभोक्ता से वसूल नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो उत्पादक है, मुख्य रूप से जहां से टी शर्ट बनकर आ रही है, वह यदि टैक्स बढ़ता है तो वह किससे कमी कराएगा? वो पीछे वाले से, कि जहां से कच्चा माल आ रहा है, जहां से वह टी शर्ट को बनाने के लिए कच्चा माल खरीद रहा है, तो उस टैक्स की राशि को वह उस पर शिफ्ट करेगा, कच्चे माल वाले पे। ये लेबर जो काम कर रही है वहाँ, ठीक है, उसके कारखाने में जितने लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके वेतन को घटा सकता है, क्योंकि टैक्स बढ़ने से वस्तु महंगी हो जाती है और उसकी डिमांड या मांग बाजार में कम हो जाएगी। इसलिए जो उत्पादक है उसको कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा।
तो इस प्रकार से फिर एक बार और समझ लेते हैं अग्रगामी विवर्तन कैसा होता है। यहाँ पे देखिए कि माना कि एक स्वेटर का दाम 1000 रुपया है। ओके, 1000 रुपये में स्वेटर बन गई, बिकेगी 1000 रुपये में। सरकार ने क्या किया, 105 रुपये का उस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये कहाँ की तरफ लग रहा है, ये आगे की तरफ लग रहा है। अब जब 105 लग गया और इधर देखिए कॉस्ट उसकी है 1000 रुपया। अब उत्पादक या दुकानदार क्या करेगा, इस 105 में 1000 रुपये जोड़ देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1105। अब वह स्वेटर को 1000 रुपये की जगह 1105 रुपये में बेचेगा, अर्थात वस्तु क्या हो जाएगी, स्वेटर क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो 105 रुपये जो टैक्स लगा वो किससे वसूल किया जा रहा है, कंज्यूमर से वसूल किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब 1000 रुपये की स्वेटर 105 रुपये टैक्स लगा के 1105 हो गई, तो इससे कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। 1000 रुपये की स्वेटर अब 1105 रुपये की हो गई। तो ऐसा करने से क्या होगा, टैक्स लगाने से, अग्रगामी टैक्स लगाने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तु महंगी हो जाएगी। साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर भी बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो बैंकों से जो पैसा मिलता है उधार, उनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार या प्रोड्यूसर ही लाभ उठा ले कि 105 रुपये बढ़ा, ठीक है आगे बढ़ा दो, ग्राहक से वसूल कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक की भी नज़र रहती है कि हमने भी तुम्ही से उठाना है। ओके, इसलिए इंटरेस्ट का रेट भी ऊपर जाएगा जब कीमत बढ़ेगी। ओके, अब दूसरा देखिए उदाहरण, पश्चिगामी बैकवर्ल्ड विवर्तन का। अब बैकवर्ल्ड में क्या होगा कि बैकवर्ल्ड में देखिए एक सिंपल उदाहरण देखिए यहाँ पे कि एक स्वेटर, इसी को उदाहरण लेते हैं कि 1000 रुपये की स्वेटर है, कॉस्ट है उसकी 1000 रुपये की। ओके, तो उसको 1000 रुपये में बेचना है। अब सरकार क्या करती है कि 105 रुपये का टैक्स लगा देती है, 105 रुपये का टैक्स लगा देती है। तो उत्पादक क्या करता है कि 1000 रुपये में से क्या करता है, माइनस कर देता है 105, यहाँ पे घटाता है वो। ठीक है, और अब स्वेटर बेचेगा वो 895 में, अर्थात 1000 रुपये में से 105 निकल जाएगा, तो 895 रुपये में वो क्या करेगा, स्वेटर को बेचने का काम करेगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि स्वेटर सस्ती हो जाएगी, कीमत उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कीमत और ब्याज दर में कमी होगी। जब वस्तु का दाम घटता है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति कम होती है, तो मुद्रास्फीति कम होने पर ब्याज की दर भी घटती है। तो ये हो गया पश्चिगामी टैक्स का उदाहरण। जबकि टैक्स क्या होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। इसका एक और उदाहरण देखिए कि पीछे की तरफ शिफ्ट कैसे होता है कि माना बाद कोई प्रोड्यूसर है जो क्या करता है, जूस बनाता है। क्या बनाता है, जूस बनाता है, और एक बोतल जूस का जो भाव है वो है 40 रुपये का। वो 40 रुपये की एक बोतल जूस की बेचता है, लेकिन करता क्या है, अमरूद का भाव, जूस है अमरूद का, और अमरूद खरीदता है वो 35 रुपये किलो के हिसाब से, 35 रुपये किलो के हिसाब से अमरूद खरीदता है और जूस बनाकर 40 रुपये में बेचता है। मतलब 5 रुपये वह प्रॉफिट लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, इसलिए 5 रुपये उसने बढ़ा दिया। ओके, कितने की वस्तु बेचेगा, 40 का बेचेगा। कुछ समय बाद क्या हुआ, सरकार ने टैक्स, ठीक है 40 रुपये पर टैक्स लगा दिया 7 रुपया। अब एक जूस की बोतल कितने की हो जाएगी, 40 धन 7 47 रुपये की हो जाएगी, 47 रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो 47 आगे की तरफ जाएगा, ये तो अग्रगामी कर का क्या है, उदाहरण है। लेकिन अब क्या करेगा, पश्चिगामी कैसे बनेगा ये, कि जिससे कि इतने ही दाम में क्या कर सके, वह एक जूस की बोतल को बेच सके। ओके, तो अभी ये कच्चा माल ले रहा है, अमरूद ले रहा है वो किसी बागवान से, ठीक है माली से, वो 35 रुपये के हिसाब से ले रहा है। लेकिन टैक्स बढ़ने से अब देखिए 47 रुपये की जूस की बोतल हो गई, बहुत महंगी हो गई है, लोग क्या हो गए, कम खरीदेंगे उसको। तो अब उत्पादक के ऊपर क्या प्रेशर रहेगा कि वो पीछे वाले से बात करेगा, अमरूद वाले से, कि देखो भाई बाजार में क्या सरकार ने टैक्स लगा दिया है, इससे इसका रेट बढ़ गया है, रेट बढ़ने से क्या हो गया, ग्राहकों की कमी हो रही है। ओके, तो फिर वो अमरूद वाले से बोलेगा कि ऐसा करो कि आप जो 7 रुपये यहाँ टैक्स बढ़ाए थे गवर्नमेंट ने, अब वो 35 रुपये में से 7 रुपये घटाएगा कि 7 रुपये कम करो आप 35 से। ठीक है, 35 रुपये पर केजी जो अमरूद बेच रहे हैं उसका रेट आप 7 रुपये कम करो और हमें अब पर केजी क्या दो, 28 रुपये में दो। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ये पीछे की तरफ
जो कच्चा माल अर्थात अमरूद जिससे ले रहा है, अब उससे वो क्या करेगा, कीमत कम करा देगा। टैक्स कहाँ करेगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया उसने। अब देखिए 28 रुपये का उसको क्या मिलेगा, 35 में 7 गए 28, 28 रुपये का उसको अमरूद मिलेगा, ठीक है। जूस बनेगा तो उस प्रकार से 5 रुपये प्रॉफिट भी कमाएगा, 28 5 और 7 जो उसको टैक्स देना, इसको भी जोड़ दिया, तो कुल मिला के जूस की बोतल जो मिलेगी वह 40 रुपये में ही मिलेगी। अब क्यों मिली, क्योंकि उसने जो कच्चा माल था अमरूद, उसका भाव उसने उससे कम करा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टैक्स जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से कर विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक है अग्रगामी कर का विवर्तन, ठीक है जी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, और एक है पश्चिमगामी विवर्तन, बैकवर्ड शिफ्टिंग। कराघात और करापात की डेफिनेशन जानने के बाद अब इसके बाद आता है कि कराघात और करापात में क्या अंतर है, कि कराघात और करापात में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट ऑफ ए टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स। तो यहां पे लिखा हुआ है अंतर, यहाँ पे लिखा है कराघात, यहाँ पे लिखा है करापात। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है दोनों में, देखते हैं। पहले इफेक्ट, प्रभाव देखते हैं कि जो कराघात है इसका जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव पड़ता है वह एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ओके, किसका, कराघात का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वही उसको देता है। जबकि करापात में जो प्रभाव पड़ता है वह दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात उस पर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो लेने वाला है जिससे उसने टैक्स लगा के वसूल करना है ग्राहक से, तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव पड़ेगा एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण, ऐसा कराघात प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और करापात अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर का उदाहरण होता है। ओके, प्रभाव पड़ेगा कराघात में एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा जो भी पड़ना है, और करापात में दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है या दो व्यक्तियों में डिवाइड हो जाता है। ओके, दूसरा है टालना, शिफ्ट करना, क्योंकि कराघात को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दूसरे पे टाला नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी के नाम से टैक्स आएगा, तो उसी को पेड करना पड़ेगा, ना नुकुर कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो इसको टाला नहीं जा सकता है। ओके जी, किसको, कराघात को। और करापात को क्या हो जाता है, टाला जाता है, टाला जाता है। जैसे हमने कहा 100 रुपए की वस्तु है और 18 रुपए टैक्स सरकार ने जोड़ दिया, तो 18 रुपए जो अतिरिक्त बढ़ा, ठीक है, वह किससे वसूल करेगा, वह ग्राहक से वसूल करेगा, दुकानदार। तो 100 रुपए की वस्तु वह 118 रुपए में बेचने का काम करेगा, तो उसको टाल सकता है, लेकिन जो कराघात है इसको नहीं टाल सकता है। अगला देखिए, भार की बात आती है, तो कराघात का जो प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष कर का, तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो प्रारंभिक प्रभाव कहलाता है। डायरेक्ट जो पड़ता है, जब सुनता है आदमी, जब उसका कैलकुलेशन निकलता है कि इतना टैक्स हो गया मेरे पास, मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया है, ठीक है, इतना बर्डन पड़ गया है, तो सबसे पहला जो भार होगा प्रारंभिक मौद्रिक भार जो पड़ेगा वो कराघात के अंतर्गत आएगा। ओके, और करापात में क्या हो गया, अंतिम भार, जो व्यक्ति उसका भुगतान करता है, तो अंतिम भार किस पे पड़ता है, करापात के अंतर्गत जो ग्राहक है, जो किसी वस्तु को खरीदता है, जो टैक्स को पेड करता है। ओके, अगला देखिए, वैधानिकता, इससे बचना अवैध है, अर्थात कराघात में जो टैक्स लगता है इस टैक्स को चुकाना है, देना है, चाहे इनकम टैक्स लगे, आयकर लगे, चाहे निगम कर लगे, संपत्ति कर लगे, नीतियों पर लगने वाला कर है, दुकानदारों, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूशन है जितने भी, उन पर लगने वाला जो कर है इनको देना ही देना है, ठीक है। और नहीं देंगे तो हम पहले बता चुके हैं, इसके लिए पनिशमेंट की पूरी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन हम करापात में देखते हैं, ठीक है, ये वैध है, अर्थात यहां पर टैक्स का जो शिफ्ट होता है, यदि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसको दुकानदार दूसरे पे शिफ्ट कर देता है, दूसरे से वसूल कर देता है, कुल मिला के सीधी सीधी बात है, कि दूसरे से वसूल कर लेता है। 5 रुपए की वस्तु है, 2 रुपए टैक्स लगा दिया तो 7 रुपए हो गया, तो 7 रुपए सीधे सीधे खरीदने वाले से ले लेगा, तो उसको वैध माना जाएगा।
ठीक है, जैसे जीएसटी वसूल करती है गवर्नमेंट या दुकानदारी करते हैं उसको, ठीक है, उसका रिटर्न सरकार को देते हैं, तो जीएसटी वैध है, ठीक है। तो ये वैधानिक है, लेकिन इसको यदि आप नहीं देते हैं तो यह अवैधानिक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, संबंध कि सरकार अर्थात जो कराघात है, ठीक है, जो कराघात है इस टैक्स को जो देता है उसका डायरेक्ट सरकार से संबंध होता है, सीधे उसके सरकार से संबंध होता है, मीनिंग कि सरकार सीधे टैक्स उसी के नाम से आता है और पेड भी उसी को करना पड़ता है, बीच में कोई दलाल वलाल कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। ओके, तो इसलिए सरकार से संबंध जो होगा कराघात का सीधा होगा, जबकि करा जो पात है उसका सीधा संबंध सरकार से नहीं होता है, क्योंकि जो करापात है, जो टैक्स ले रहा है, जो जीएसटी लग रहा है उदाहरण के लिए, तो उस जीएसटी को हमसे वसूल कर रहा है, ग्राहकों से वसूल कर रहा है, उपभोक्ताओं से वसूल जो करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। तो उसको सरकार को देने का काम कौन करेगा? अरे खरीदने वाला थोड़ी करेगा, दुकानदार करेगा। उसको दुकानदार ने वापस करना है, जीएसटी रिटर्न करना है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सरकार के साथ करापात वाले का, अप्रत्यक्ष कर वाले का सीधा संबंध नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से ये मोटी मोटी या मुख्य रूप से इसके अंतर्गत करापात और कराघात, या इसको कह सकते हैं कराघात या करापात में अंतर हो गया। साथ में जैसे पहले बताया, कराघात में प्रत्यक्ष कराते हैं, ठीक है, और करापात में अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर आते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंदर आज हमने क्या डिस्कस किया, आपको क्या बताया आज हमने आपको बताया कि कराघात या इसके और भी नाम है कर का दबाव या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, और ये जो टैक्स है किस प्रकार का टैक्स है ये बताया। दूसरा, करापात क्या होता है इसके बारे में बताया, ये किस प्रकार का टैक्स है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखें कि इन दो शब्दों के बीच काफी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कराघात क्या है, करापात क्या है? तो याद रखिए कि जो कराघात है ये प्रत्यक्ष श्रेणी का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पे लगता है उसी को देना पड़ता है, उसका जो आघात पहुंचता है उसी को पहुंचता है, खुशी या गम दोनों उसी को मिलने वाले हैं, ठीक है। और करापात में क्या होता है कि यहाँ पे तो जो दुकानदार है उसको मालूम है कि दूसरे से वसूल करना है तो वो खुशी रहेगा, लेकिन ज़्यादा लग गया तो फिर दुकानदार का माल बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो करापात को क्या होता है कि इसमें टैक्स की राशि ग्राहक से वसूल कर ली जाती है, जो माल को खरीदता है, और जो नहीं खरीदता तो उससे क्या वसूल करना है, ठीक है जी। ऐसे ही कराघात में जिस पे टैक्स लगेगा, जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसी पे टैक्स लगता है। अब गरीब आदमी थोड़ी लगेगा टैक्स, तो गरीब आदमी क्या वसूल करेंगे? कुछ नहीं। तो इसको इंग्लिश में याद रखिए, तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कराघात और करापात, घात और पात में, घात और पात के चक्कर में आदमी क्या होता है, फंस जाता है। लेकिन यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम से क्लियर हो गया, तो फिर कराघात और करापात के बारे में कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं बनता है।